जी इसके अंदर ना आई थिंक 14 एडजस्टमेंट्स हैं। ओके। एडजस्टमेंट मीन्स क्या होता है, पहले ये समझना कि कुछ अकाउंटिंग टर्म्स ऐसे हैं जो कि 31 मार्च, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है ना, हम्म। उसके बाद याद आता है लेटर ऑन, जिसकी हम बुक्स में एंट्री पास करना भूल जाते हैं। बट वो पर्टेनिंग तो उस फाइनेंशियल ईयर का होता है। सपोज करो कि हमें अप्रैल 22 से मार्च 23 तक की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कुछ चीजें होता है जो कि हम भूल जाते हैं। हम मतलब कंपनी का अकाउंटेंट भूल गया, उसमें किताबों में रिकॉर्ड करना, और एक्रोल कॉन्सेप्ट्स कहता है कि आपको वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। अब सबसे पहला एग्जांपल होता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस, या इसको प्यार से बोल सकते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में आपका वेजेस आ सकता है, रेंट भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है कि आपने इनकर्ड कर दिया है, बट अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने सैलरी फॉर द मंथ ऑफ सैलरी फॉर मार्च 2023 आपने पे नहीं किया, बट आप एक बात बताओ, किसी भी एम्प्लॉय से अगर आपने मार्च में काम करा लिया और अगर अभी सैलरी पे नहीं किया है, तो क्या वो मेरा खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अप्रैल 22 से लेकर के मार्च 2023 की अगर आप बुक्स बना रहे हो, फाइनलाइजेशन बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, एंड बैलेंस शीट बना हम्म। रहे हो, तो क्या ये खर्चा उसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि एक्रोल कॉन्सेप्ट्स भी यही ये कहता है। लाइबिलिटी बन गई और यस, पे करना भी। खर्चा भी है एंड आपकी लाइबिलिटी भी बन गई। ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट ये होता है, ये वैसे एडजस्टमेंट्स में लिखा होगा, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में, नहीं सॉरी, इसका हम जो भी एक्सपेंस होगा ना, ये सॉल्यूशन है। जो भी एक्सपेंस होगा, अगर मान लो कि आपका क्या है, अगर सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ जब सैलरी लिखोगे तो सैलरी में ये ऐड हो जाएगा। ऐड आउटस्टैंडिंग से, सपोज करो सैलरी दे रखा है क्वेश्चन में 55,000 रुपए, और आपका आउटस्टैंडिंग कितना है 5,000 रुपीज, तो ये 5,000 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 60,000 पीएनएल में। अनबैलेंस इसमें क्या आ जाएगा? इधर आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो जाएगी, यस या नो? एसेट्स और लाइफ। तो हम्म। यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा 5,000 रुपीज। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहला नहीं। argument यही है। अगर वेजेस होगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹4,3,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग, प्रिंटिंग एंड मशीनरी आउटस्टैंडिंग, बहुत सारी चीजें आउटस्टैंडिंग हो सकती है। ऑडिट सॉरी। तो जो भी आउटस्टैंडिंग होगा ना, अगर मान लो वेजेस का होगा तो यहाँ वेजेस में ऐड कर देंगे। टू, ये ट्रेडिंग भी लिख देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट होगा ना, ट्रेडिंग हम्म। एंड वेजेस में यहाँ पे ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। मान लो वेजेस में ना 20,000 रुपए है, 2,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22,000 रुपीज, और यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, कहाँ पे? बैलेंस शीट में 2,000 रुपीज। बोलो क्या ये वाला एडजस्टमेंट क्लियर है या कुछ पूछना है? क्लियर है। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 1। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट नंबर 2, इसी का अपोजिट साइड, प्रीपेड या एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है। प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। सपोज करो कि आपको कई बार हो सकता है कि आप
जैसे सबसे पहला एग्जांपल होता है इंश्योरेंस का पेमेंट। इंश्योरेंस पेमेंट कितने साल के लिए करते हैं हम? नॉर्मली 12 महीने के लिए होता है। हम्म अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने इंश्योरेंस कराया था 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2022 से कब तक होगा? 30 जून 2023 तक। बोलो। यस, और मेरा 12 फाइनेंशियल ईयर कब months. क्लोज हो रहा है? अप्रैल 22 से मार्च 23। हाँ, अब एक बात होता है, मार्च 23 तक मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, बट मैंने पेमेंट कब तक किया हुआ है? 30 जून और तक। 30th June. तो मेरे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 3 महीने का तो मेरा एडवांस हो गया ना। हम्म समझ में आया? कि अगर मान एडवांस. लो मैंने 1 जुलाई को कोई पेमेंट लिया है तो 3 महीने का तो मैंने एडवांस कर दिया पेमेंट उसको। एडवांस. तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर कोई भी प्रीपेड होगा या एडवांस होगा, प्रीपेड में आपका इंटरनेट का बिल भी हो सकता है, प्रीपेड रेंट भी हो सकता है, प्रीपेड रेंट इंटरनेट एक्सपेंस भी हो सकता है। ठीक है। अगर आप कोई भी प्रीपेड पेमेंट कर देते हो तो बैलेंस शीट में ही मेरे आ जाता है एसेट साइड। यहाँ पे लिख, सपोज करो ये जो मैंने जुलाई से पे किया था डेट वाज फॉर 12,000 रुपीज, मान लेते 12,000 था। ठीक है, 1 साल का इंश्योरेंस हम्म प्रीमियम। तो 3 महीने एडवांस हो गया ना, अप्रैल हम्म मई एंड जून, 3 महीने का एडवांस हो गया। तो हम्म प्रॉफिट एंड लॉस में ये जहां पे इंश्योरेंस लिखा होगा 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज, वहां से हम माइनस कर देंगे प्रीपेड 3,000 रुपीज, और पीएनएल में कितना आएगा? 9,000। ठीक है। और अच्छा. यहाँ पे एसेट्स ओके. में आएगा प्रीपेड में 3,000 रुपए। क्लियर है? ये सेकेंड एडजस्टमेंट्स। जो आउटस्टैंडिंग था ठीक है. उसमें ये था कि आपने पेमेंट नहीं किया था, तो अब आप उसको पेमेंट करोगे, खर्चा आपका उसी साल का है, तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड हो जाएगा। लेकिन ये जब प्रीपेड उल्टा होता है कि मैंने फ्यूचर का ट्रांजैक्शन आज ही पे कर दिया एडवांस में, तो जब ऐसा होता है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? जो जितना हमने एडवांस में पे किया है डेट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, या हम उतने अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और उतने ही अमाउंट को हम एसेट्स में शो करते हैं। एसेट्स में शो क्यों करते हैं? क्योंकि अब अल्टीमेटली ये मेरा नेक्स्ट ईयर काम आएगा। एसेट. ठीक है। हम्म यस। ठीक है. ठीक है। डन। हम्म अब सेम आता है आपका एडजस्टमेंट नंबर 3। अच्छा, अभी आपको नोट भी तो करना होगा ना? चलो पहले करा हाँ, देता हूँ, वही नोट क्या. कर लेना, कोई बात नहीं, 3 मिनट में मीटिंग है, तो कोई बात नहीं, मीटिंग रिस्टार्ट कर लेंगे, ओके. बट बोर्ड तो रहेगा हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोर्ड हमारे पास ही रहेगा। पॉइंट नंबर हम्म 3 होता है आपका इनकम से। अभी तो मैंने एक्सपेंस क्या बताया था। ठीक है। हम्म अब होता है आपका अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम या इनकम ऑन बट नॉट बट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड. हम्म आप कहाँ से पढ़ रहे हो, बुक से या नहीं स्कूल में पढ़ा पता दिया? है, ये तो पता है, तो स्पेल चैप्टर्स में पढ़ा हुआ. ओके गुड। अक्रूड इनकम या इनकम, सॉरी, इनकम बट नॉट इनकम ऑन बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है, मैं एक एग्जांपल दूं, मेरी ट्यूशन फीस। सपोज करो कि अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाता हूं, तो मैं क्या करता हूं, बच्चों को मान लो अप्रैल से पढ़ाना शुरू करता हूं। ठीक है। अप्रैल हम्म टू मार्च मेरी ये इनकम है, ट्यूशन फीस मेरी इनकम है। क्या मेरी मार्च हम्म की जो फीस है, क्या बच्चे मुझे मार्च में दे देंगे? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मैं एडवांस नहीं लेता हूँ। वो मुझे कब देंगे? अप्रैल 23 में। हम्म लेकिन मैंने तो मार्च से तो पढ़ा दिया ना बच्चों को। अगर मैंने बच्चों को हम्म मार्च में पढ़ा दिया तो मेरी फीस अक्रू हो गई। हम्म तो जब मैं ये पीएनएल बनाऊंगा, अक्रू हो गई, तो मुझे रिसीवल भी हो गया, मतलब बट मिला नहीं मेरे को। तो जब मैं पीएनएल बनाऊंगा तो उसमें लिखूंगा इधर बाई ट्यूशन फीस। मान लो पूरे साल में मैंने 5 लाख रुपए ट्यूशन फीस कमाया है, और मार्च का कुछ 50,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब अक्रू है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,50,000।
और जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये वाली एसेट साइड में आ जाएगी अक्रूड ट्यूशन फीस। कितना? 50। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? ये रहा, ट्यूशन फीस में ऐड हो जाएगा अक्रूड इनकम। अच्छा, ये कैसे पता चलता है डेबिट होगा कि क्रेडिट? प्रॉफिट अगर आपके एंड लॉस ट्रायल अकाउंट। बैलेंस में क्रेडिट साइड लिया हुआ है तो इनकम है, ट्रायल बैलेंस अच्छा बताता ठीक है। है। डेबिट है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट है तो इनकम है। अच्छा हाँ ठीक है। राइट। नेक्स्ट आता है फिर से, अब आपका आ जाओ सेम, कि कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे कि सर आप ये लो मेरे अगले 3 महीने का फीस एडवांस या 4 महीने का ट्यूशन फीस एडवांस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उस केस में क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। उस केस में हम क्या करते हैं, सपोज और किसी बच्चे ने मुझे ट्यूशन फीस इनकम दे दिया, 5 लाख दे दिया उसने, और उसमें मैंने किसी बच्चे ने अपना एडवांस भी दिया हुआ है 20,000 रुपए, उस एडवांस को माइनस कर दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा 4,80,000। दिस इज P&L अकाउंट। एंड बैलेंस शीट में कहाँ पे आ जाएगा ये पता है आपको? इधर एडवांस ट्यूशन फीस करके 20,000। क्यों? क्योंकि अब मेरी